Thank you, ma'am. Welcome everyone in Monday Manthan series. As you all would be aware that Sumitsa has started about this Monday Manthan online knowledge sharing series where where they have completed the 5-6 sessions already as well. And here we are with a new session. Today's topic is आपकी वॉइस नहीं आ रही पूजा। म्यूट म्यूट हो गए हो आप। अनम्यूट करो पूजा, अनम्यूट करो। हाँ, sorry. आप म्यूट हो गया था, आपका वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। अब अभी ठीक है। यस, नाउ इट्स ओके। Okay. Today's topic is intricacies of Section 43B, subsection H, and MSME payable disclosure, where Asha ma'am would be deliberating. And let me tell you all more about Asha ma'am. Ma'am is fellow member of ICI, having more than 13 years of post-qualification experience. She has also qualified social auditor exam and is a member of Institute of Social Auditors of India. She is a partner in Messrs. A.N. KG and Associates, having office at Delhi and Gurgaon. Her core area of practice is advisory services, especially in field of GST and income tax. She is firm believer that a professional must always be ready to learn new things, to enhance knowledge, grow, develop new skills, and discover new opportunities. Post qualification courses as conducted by ICI. She has qualified independent directors exam as conducted by Indian Institute of Corporate Affairs, and she's also in panel with peer review board of ICI as peer reviewer. She's also associated with Lakshmi Nagar CP study circle of NIRC of ICI. मैम इतने एक्सपीरियंसेस हैं, आज आपसे सुनने के बाद नॉलेज मिलेगी। आई होप कि आपके इन वर्ड्स को पूरा कर सकूं। नहीं, ये सेशन काफी नॉलेज होने वाला है सबके लिए। And then I would like to introduce about Sumit sir as well. I think sir is not here right now. we can start. Okay. Okay. हाँ, so because already it's 5:08, तो हम start कर लेते हैं। Sure, ma'am. Over to you, ma'am. Okay. Thank you, Pooja. Thank you for your wonderful introduction of mine. And I really thanks CASA for giving me this opportunity to share my views on this Section 43B Clause H, which is although inserted by Finance Act 23, but it's applicable from this assessment year 24-25 only. I would request all the participants कि आप एक बार ज्वाइन होते ही म्यूट कर लें, so that कि कोई और डिस्टर्ब ना हो उससे। एंड टू स्टार्ट विथ मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ अपनी। आपको स्क्रीन विजिबल है? इज इट विजिबल? पूजा, स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? Yes, ma'am. It's properly visible. And voice is also fine? Yes, ma'am. Okay. सबसे पहले मैं अपने सभी जो आज पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आप इस क्लॉज, जो ये न्यूली इंसर्टेड क्लॉज है, क्या इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा है पहले या नहीं सुना हुआ है? बिकॉज हमारे पास टाइम 1 घंटा ही है खाली, तो हम अकॉर्डिंगली ही डिस्कस करेंगे। कुछ यस नो अगर आ जाए तो। एनीवन? ओके, ग्रेट। मेरे पास सारिका जी, नवीन जी का रिस्पॉन्स आया है कि हाँ सुना हुआ है। क्योंकि क्लॉज सुना हुआ है तो क्या होता है, उससे काफी इजी हो जाता है, आप कुछ चीजों को ऐसे ही गो थ्रू भी कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली सारिका जी विल ट्राई टू गिव गाइडेंस ऑन द प्रैक्टिकल इश्यूज ऑल्सो। तो अपने आज की इस पीपीटी में ना कुछ मैंने एफएक्यू फॉर्म्स में भी डाला हुआ है। एफएक्यू ऑल्दो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हमारे पास आए नहीं है कि कहते हैं प्रॉपरली नोटिफाइड या सर्कुलर फॉर्म में या गाइडलाइन फॉर्म में,
तो जितने भी अभी तक दूसरे सेशंस हो रहे हैं या हम अपने सीनियर से डिस्कस कर रहे हैं या जो हमने एक्ट की पढ़ाई की उसमें रूल्स देखे, वेरियस कुछ डिसीजंस को देखे, तो उन पर बेस्ड एक कोशिश की है कि कुछ जो प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे हैं उस पर एक एफएक्यू फॉर्म में बनाया है, एंड होपफुली कि ये आपके भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करेंगे। बट इन केस कोई भी क्वेरी अगर रह जाती है तो नॉट टू वरी एट ऑल, आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर दें यहाँ पर, आपको रिस्पांस प्रॉपर मिल जाएगा। कासा का ऑडिट हेल्प डेस्क भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पे भी हम क्वेरीज डिस्कस करते हैं। मीनवाइल बिफोर एंडिंग ऑफ टुडे सेशन उसका भी लिंक शेयर कर देंगे। तो नॉट टू वरी एट ऑल, कोई भी क्वेरी आपकी अगर आज अनआंसर्ड रह गई तो भी पूरी कोशिश होगी कि उसको आपको 1 से 2 दिन में जो भी एक बेस्ट पॉसिबल आंसर हो वो आपको मिले उसका। तो विद दिस हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जो एक मेरा डिस्क्लेमर इसमें एजुकेटिव पर्पस के लिए है, कोई भी इसको एक लीगल एडवाइस ना समझें, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल से डिस्कस जरूर करें, बिकॉज फैक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत एवरेज फैक्ट्स को लेकर के आंसर्स और डिस्कशंस होते हैं, बट हो सकता है आपके मैटर में कोई फैक्ट डिफरेंट हो, तो इन दैट केस आपको जरूरत पड़ेगी कि प्रॉपरली डिस्कस हो। एजेंडा हमारा ये हम कोशिश करेंगे अपने 1 घंटे में कवर अप करने की पूरी। सबसे पहले सेक्शन 43B क्लॉज एच क्या है, एमएसएमईडी एक्ट क्या है, हम क्यों पढ़ेंगे इसको भी जानेंगे कि हमें जरूरत क्यों है एमएसएमईडी एक्ट पढ़ने की। इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में समझेंगे। फिर जैसा मैंने बताया कि एफएक्यूज कुछ बनाने की कोशिश की है उसको समझेंगे। एंड देन गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी अपकमिंग फाइनेंस बजट में, क्योंकि अभी जो फैब में आया था दैट वाज द इंटरिम बजट, अभी फुल बजट आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के एंड तक आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट बट इट्स माय गेस। एंड सजेस्टिव डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए फ्रॉम द बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फॉर ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जब तक हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पता लगे इसके अंदर तब तक वो सेशन कंप्लीट नहीं मानती मैं, क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप ऑडिटर्स एज वेल एज अपना नॉन ऑडिटर भी रख लो, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स 43B क्लॉज एच जो है फाइनेंस एक्ट 23 से आया था, और इफेक्टिव जो हुआ है असेसमेंट ईयर 24-25 से, ये फर्स्ट ईयर है इसका, जहाँ पे हमें इसकी रिपोर्टिंग डिसअलावेंस अलावेंस हमें देखना है। इस अमेंडमेंट में किया क्या था, एक न्यू क्लॉज इंसर्ट किया था, क्लॉज एच। 43B तो बहुत पहले से है इनकम टैक्स एक्ट में, और हम हमेशा से उसकी रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, जो फॉर्म 3CD हमारा जाता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अब उसमें एक न्यू क्लॉज उन्होंने ऐड किया, क्लॉज एच, जहां पे उन्होंने बोला कि कुछ डिसअलावेंस होंगी अगर पेमेंट विद इन द टाइम स्पेसिफाइड नहीं किया गया है माइक्रो और स्मॉल एंटिटी को। टाइम स्पेसिफाइड कौन सा टाइम, जो कि सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है। इसका पर्पस क्या था लेके आने का, अगर हम फाइनेंस बिल का मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग, जो फाइनेंस बिल को एक्सप्लेन करता है वो पढ़ेंगे 2023 का, तो वहां पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था दैट इट्स अ पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मेजर। सोशियो इकोनॉमिक मेजर कैसे, क्यों इसको उन्होंने कहा कि ये माइक्रो और स्मॉल एंटिटीज को बेनिफिट देने के लिए प्रोविजन लेकर के आए, सो दैट कि उनको पेमेंट टाइमली मिल सके, जल्दी मिल सके, जो बहुत डिले होती है वो डिले ना हो, इसीलिए वो इस मैकेनिज्म को लेके आए। सो इन द एंटिसिपेशन की इस प्रोविजन की वजह से उनको पेमेंट टाइमली मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जो आपको डिडक्शन मिलेगा, किसको डिडक्शन मिलेगा, बायर को। बायर कहाँ से बीच में आ गया, क्योंकि एक्सपेंसेस कौन क्लेम कर रहा है, बायर। होता क्या है, जैसे मैं बायर हूं, मैंने किसी माइक्रो या स्मॉल एंटिटी से मटेरियल परचेज किया, अब मुझे उसको पेमेंट करनी है, मुझे पेमेंट का उसका एक्सपेंसेस तभी अलाउ होगा जब मैंने उसको पेमेंट टाइम पे की हो। जो कौन सा टाइम लिमिट, जो सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट में लिखा गया है, ये है क्लॉज 43B, सेक्शन 43B क्लॉज एच। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जी 43B में तो हमें आईटीआर के टाइम तक भी पेमेंट करते हैं तो छूट मिल जाती है, हमने देखा है टीडीएस के केस में भी होता है ऐसा, दूसरे अपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ पीएफ ईएसआई भी हमने देखा है। इसमें इन्होंने क्या किया, वॉइस
मेरी वॉइस इको हो रही है? वॉइस इको हुई। यस मैम। वेट अ मिनट। अभी भी इको हो रही है? नहीं, अभी फाइन है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 43B सेक्शन का जो एक प्रोवाइजो क्लॉज होता है, जहां से टाइम की एक्सटेंशन मिलती थी बाकी चीजों के लिए, उस प्रोवाइजो में से क्लॉज एच को हटा दिया। मीन्स कि अगर आपने स्पेसिफाइड डेट तक नहीं किया देन नो डिडक्शन विल बी अलाउड, और आपके लिए जो एक्सटेंशन पीरियड था आईटीआर की ड्यू डेट तक का, वो एक्सटेंशन पीरियड यहाँ पर नहीं है। क्या कहा गया, इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट आपको एक्सपेंसेस तभी अलाउ होंगे अगर उसकी एक्चुअल पेमेंट आपने कर दी है, अदरवाइज ये डिसअलाउ होगा। और जिस ईयर में आप पेमेंट करोगे उस साल में इसकी डिडक्शन मिलेगी। जल्दी ले आओ। अब हम आते हैं एमएसएमएडी एक्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माइंड इज कि हम क्यों पढ़े एमएसएमएडी एक्ट, राइट? एमएसएमएडी में हमें पढ़ना क्यों है? हम वापस 43B क्लॉज पे जाते हैं। 43B में उन्होंने कहा था, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, डिडक्शन आपको जिसकी अदरवाइज अलाउड होती है। ये सारे लिम्स हम पढ़ेंगे, अभी एक एक करके आएंगे। क्लॉज एच हम पढ़ते हैं, एनी सम पेएबल बाय द एसएससी टू ए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। इसी को शॉर्ट में एमएसएमएडी एक्ट बोलते हैं। that shall be allowed in the previous year in which such sum is actually paid by। सेक्शन 15 जो सबसे मेजर यहाँ पे इशू आया 43B में, उन्होंने लिखा सेक्शन 15। सेक्शन 15 उन्होंने कहा एमएसएमएडी एक्ट का, तो हमें एमएसएमएडी एक्ट पढ़ना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो एंटरप्राइजेस भी सेम होंगे जो कि एमएसएमएडी एक्ट में डिफाइन किए गए हैं। तो जब तक हम एमएसएमएडी एक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक ये 43B क्लॉज एच का इम्प्लीमेंटेशन भी हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पढ़ेंगे सब अब एमएसएमएडी एक्ट। एमएसएमएडी एक्ट में क्या है, यहाँ पे उन्होंने माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में कंप्लीट, उन पे क्या रूल्स लगेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेगा, वो कंप्लीट चीजें। बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, मुश्किल से आई थिंक शायद 20 एक पेजेस का एक्ट है ये, बट उसकी बहुत डिस्कशंस हो चुकी हैं। और ये एक्ट हमारा 2006 से है। बायरिंग सम ऑफ द प्रोविजंस लाइक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया एंड ऑल, उसको अगर छोड़ दें तो बाकी सब चीजें एज इट इज हैं, वो चेंज नहीं हुई हैं। फिर चाहे वो इंटरेस्ट की बात करें, किसी चीज की डिसअलावेंस की बात करें, डिस्क्लोजर्स की बात करें, वो सब 2006 से एज इट इज चल रही हैं चीजें। कंप्लायंस नहीं हो रही, दैट्स अ डिफरेंट इशू, जहाँ पे अभी हमें अपने आप को कनेक्शन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया हम दो पीरियड में बांटते हैं, एक है अप टू 30th जून 2020 और एक है आफ्टर 30th जून 2020। 30th जून 2020 से पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, ये दो एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो दिया हुआ था कि कौन सी एंटिटी माइक्रो मानी जाएगी, कौन सी मीडियम मानी जाएगी, कौन सी स्मॉल मानी जाएगी, वो उन्होंने बेस किया था ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। बट फ्रॉम द 1 जुलाई 2020 ये क्राइटेरिया उन्होंने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी से हटा करके प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर कंपोजिट क्राइटेरिया दे दिया, और इसका क्राइटेरिया बहुत ही वास्ट कर दिया। पहले क्या होता था, अगर मैं आपको बताऊं, अब माइक्रो एंटरप्राइजेस कब काउंट होती थी, अगर उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख रुपए तक था, और सर्विसेज के केस में 5 लाख रुपए तक। बट इसको इन्होंने चेंज किया, चेंज करके कंपोजिट क्राइटेरिया लेके आए, जहां पे हमें टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों देखनी है। माइक्रो कौन सी होगी, माइक्रो होगी जहां पे इन्वेस्टमेंट आपकी 1 करोड़ रुपीस तक है एंड टर्नओवर जो है आपकी 5 करोड़ तक। ये दोनों क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल करते हो देन यू विल बी ट्रीटेड एज माइक्रो एंटरप्राइजेस।
स्मॉल कब आएगा? अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 से ऊपर है बट 10 अप टू 10 करोड़ है, एंड टर्नओवर आपकी 5 से ऊपर है बट अप टू 50 करोड़ है, देन इट विल बी स्मॉल एंटरप्राइजेस। उसके बाद मीडियम कौन सी आएगी? अगर मेरी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 से ऊपर बट 50 सीआर के नीचे है, अप टू 50 सीआर है, एंड एनुअल टर्नओवर जो है मेरा 50 करोड़ से एक्सीड कर रहा है बट 250 करोड़ से नीचे है, तो ये मेरा क्राइटेरिया हुआ। अब जो ये पेमेंट, डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट, डिस्क्लोजर, ये सारी जितनी भी बातें हो रही हैं, ये इन तीनों के लिए नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हो रही है, मीडियम के लिए नहीं हो रही। मीनिंग देयर भाई, अगर वो आपकी एंटिटी मीडियम एंटरप्राइजेस में फॉल करती है तो 43B का कोई डिसअलावेंस नहीं होगा। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट का कोई प्रोविजन नहीं करना, आपको किसी तरह का कोई डिस्क्लोजर नहीं करना। कब करना है? सिर्फ और सिर्फ जब माइक्रो और स्मॉल में आ रहा है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि वो एंटरप्राइजेस अगर अप टू 10 करोड़ तक का उसका इन्वेस्टमेंट है इन प्लांट एंड मशीनरी, एंड अप टू 50 करोड़ तक की टर्नओवर है, क्योंकि अभी जो हम जिस सेक्शंस की बात कर रहे हैं, जिन प्रोविजंस की बात कर रहे हैं, वहां पे माइक्रो और स्मॉल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया चल रहा है। हम बाकी चीजों में नहीं जा रहे कि बैंकिंग, इंटरेस्ट और एंड ऑल, तो फिर याद रखने के लिए हम 10 और 50 की लिमिट ध्यान में रख सकते हैं अपनी। क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया अभी, कंपोजिट क्राइटेरिया है, सेल यानी कि टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट, हमें दोनों के दोनों देखनी है। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया वो ब्रीच करता है, लेट से अगर इन्वेस्टमेंट उसकी 11 करोड़ हो जाती है, टर्नओवर 40 ही रहती है, इवन देन वो मीडियम एंटरप्राइजेस ट्रीट कर ली जाएगी। किसी को कोई क्वेरी हो तो वो साथ में पोस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो स्लाइड चल रही है, अगर उसी स्लाइड से रिलेटेड क्वेरी है तो वो साथ के साथ डिस्कस हो जाएगी। आप लास्ट तक का वेट ना करें, वी कैन डिस्कस इट। नेक्स्ट इज पैन बेस्ड क्लासिफिकेशन होगा। जैसे अगर जीएसटी में प्रैक्टिस कोई करते हैं तो वो इस चीज को जल्दी समझ जाएंगे कि पैन बेस्ड है। जीएसटी में हम सभी जितने भी जीएसटी नंबर ले रखे हैं एक एंटिटी के, डिस्टिंक्ट एंटिटी के, सबको कंसोलिडेट करते हैं, देन एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट 99C की एप्लीकेबिलिटी के लिए। सेम सिस्टम पैन बेस्ड देखा जाएगा, कितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेस हो, अलग अलग जगह पे यूनिट खोल रखी हो, सबका टर्नओवर, सबकी इन्वेस्टमेंट को आप कंसोलिडेट करेंगे, एंड देन क्राइटेरिया विल बी सीन कि वेदर इट विल बी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। दीपक जी का क्वेश्चन है, इन केस इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ बट सेल्स लेस देन 10 करोड़, देन इट वुड बी कंसीडर्ड मीडियम। सर 1 करोड़ में मीडियम नहीं जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया देखेंगे 10 करोड़ तक तो मेरी स्मॉल में ही आ रही है, तो आपकी जो एंटिटी है वो माइक्रो से निकल के स्मॉल में चली जाएगी, नॉट इन मीडियम। तो आपकी रिपोर्टिंग, डिसअलावेंस सब डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि वो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, एंड यस क्राइटेरिया उसका चेंज हो जाएगा। देन कम्स द क्वेश्चन कि इन्वेस्टमेंट कैसे काउंट करनी है, हमें उसमें क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है, यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी जो इनकम टैक्स रूल में डिफाइंड है वही प्लांट एंड मशीनरी हम भी मानेंगे। आपकी आईटीआर से ये लिंक होगी, और अगर आपकी कोई आईटीआर नहीं गई है अभी तक, ये फर्स्ट टाइम आपका है अभी, तो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ये ले लिया जाएगा, एंड जैसे ही पहली आईटीआर जाएगी देन क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आपकी आईटीआर के बेसिस पर यहाँ पे रिकम्प्यूट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में से इन्होंने 3 चीजें एक्सक्लूड की, लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर फिटिंग्स। ये 3 चीजें नहीं लेनी है। तो आप जब अपना बैलेंस शीट पे अगर आप देखेंगे तो लैंड बिल्डिंग का अलग क्लासिफिकेशन होता है, फर्नीचर फिटिंग्स अलग आता है, बाकी प्लांट एंड मशीनरी में जाता है। वो सारा का सारा यहाँ पे फॉर द पर्पज ऑफ एमएसएमई क्राइटेरिया काउंट होगा। देन वैल्यू कौन सी ली जाएगी? द वैल्यू विल बी द इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू जीएसटी से पहले की अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी। और सेम चीज अगर आपकी अभी तक आईटीआर नहीं गई है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, अगर आईटीआर गई है तो आईटीआर से पैच हो जाएगा। और डब्ल्यूडीबी आएगा या कॉस्ट आएगा, एंड द आंसर इज कि वहां पे डब्ल्यूडीबी ली जाएगी। ये भी इन्होंने एमएसएमई की जो नोटिफिकेशन थी वहां पे इस चीज को क्लियर कर दिया है कि ग्रॉस जो कॉस्ट है वो नहीं लेंगे, डब्ल्यूडीबी लेंगे।
What if it is आकांक्षा जी का क्वेश्चन है, what if it is service provider and there is no investment in plant and machinery? मैम अगर प्लांट एंड मशीनरी कुछ भी नहीं है देन प्लांट एंड मशीनरी विल बी जीरो. आप टर्नओवर देखेंगे कि टर्नओवर कितनी है इसकी, अकॉर्डिंगली आप क्राइटेरिया में जाएंगे स्मॉल मीडियम और माइक्रो किस में आता है. तो टर्नओवर विल बी योर डिसाइडिंग फैक्टर. देन इन्वेस्टमेंट का जो है उसमें भी कुछ एक दो चीजें इन्होंने और क्लैरिफाई किया. एक्सप्लेनेशन सेक्शन 7 सबसेक्शन 1. ये जो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 है दिस इज ऑफ द MSMED एक्ट. इसमें उन्होंने कहा कि प्लांट एंड मशीनरी में से कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, ये सब एक्सक्लूड कर दी जाएंगे. और कोई अगर नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेंगे देन दैट विल आल्सो बी एक्सक्लूडेड. इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया कैलकुलेट कैसे करनी है. अब आता है टर्नओवर. टर्नओवर में एक मेजर चीज आती है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर जो मेरी है दैट एक्सपोर्ट टर्नओवर विल नॉट बी काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ टर्नओवर फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन. अगर किसी की मान लेते हैं कि मेरे 50 करोड़ के टर्नओवर थी बट उसमें से 30 करोड़ उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर था, देन फॉर MSME क्लासिफिकेशन पर्पस ओनली 20 CR ही काउंट किया जाएगा. बट इसमें एक मेजर कैच ये है कि ये जो आपकी टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर है या नहीं है ये कहाँ से फेच करेगा, ये फेच करेगा फ्रॉम योर GST रिटर्न. तो इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आपने GST रिटर्न भी प्रॉपरली भरी हो. कई बार होता है मिस्टेक कर देते हैं, GST रिटर्न फाइल किया बट GST रिटर्न में आपने उसको एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं दिखा करके नॉर्मल में दिखा दिया. इन दैट केस आपके लिए इशू आएंगे एंड वो एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट नहीं होगी आपकी. चेंज इन क्लासिफिकेशन. चेंज इन क्लासिफिकेशन में अभी कुछ थोड़े बहुत जो MSME की नोटिफिकेशन की बात करें ये बिल्कुल अपने क्लियर कहते हैं कि चेंज इन क्लासिफिकेशन आपका बिटवीन द ईयर नहीं होगा, ये ईयर ऑन ईयर चलेगा. ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज कैप्चरिंग डेटा फ्रॉम द ITR, GST रिटर्न्स एंड अदर इंफॉर्मेशन सोर्सेज एज मे बी अवेलेबल विद द गवर्नमेंट. तो ITR आपका एनुअल एक्सरसाइज है तो ITR ऑन दैट बेसिस इटसेल्फ वो आपका एनुअल बेसिस पे ही चेंजेस होगा. 1 अप्रैल से आपका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ये पोर्टल चेंज करेगा. अगर आप में से कभी किसी ने ट्राई किया हो उसको चेक करने का या अमेंड करने का तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो भी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया चेंज हो रहा है वो आपका ईयर चेंज होने के बाद हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कोई एंटरप्राइज मीडियम एंटरप्राइज बन गई है बट उससे पहले वो माइक्रो थी तो 23-24 के लिए भी उसने उस माइक्रो की जगह स्मॉल बोल लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सीढ़ियां सही चलेंगी इसकी. अगर वो स्मॉल एंटिटी थी तो वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए उसको स्मॉल रखा है एंड फ्रॉम 24-25 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स वो मीडियम की कैटेगरी में, मीनिंग कि वो एक साल तक अपनी सेम प्रीवियस ईयर वाली कैटेगरी में रहेगा. एंड यही इनकी नोटिफिकेशन में इन्होंने कहा. फर्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज अपडेट होगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द ITR, GST रिटर्न्स एंड अदर. अगर ग्रेजुएशन हो रहा है फ्रॉम लोअर टू हायर कैटेगरी या रिवर्स ग्रेजुएशन हो रहा है कम्युनिकेशन भेजा जाएगा, दैट्स अ प्रोसीजरल पार्ट ओनली. अगर अपवर्ड चेंज हो रहा है, कोई अपवर्ड चेंज मतलब माइक्रो से स्मॉल में जा रहा है या स्मॉल से मीडियम में जा रहा है, तो एंटरप्राइज विल मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन. ये बेसिकली फर्स्ट ईयर की लैंग्वेज है इसीलिए वहां पे ऐसे लिखा हुआ है. बट अभी भी रिसेंटली में भी चेक करेंगे तो सेम तरीके से आ रहा है ये. तो 1 साल का इसमें सेम प्रिवेलिंग प्रीवियस में जो उसका क्लासिफिकेशन था दैट क्लासिफिकेशन इज कंटिन्यूड. और अगर कोई एंटरप्राइज क्रॉस कर जाती है कोई भी लिमिट, ये अभी हमने देखा पढ़ा था कि कंपोजिट क्राइटेरिया है टर्नओवर और मेरा इन्वेस्टमेंट दोनों के दोनों सेम में आना चाहिए. अगर एक भी ब्रीच करेगा तो मेरा अपवर्ड कैटेगरी चला जाएगा. तो वही इन्होंने कहा अपवर्ड चला जाएगा लेकिन लो आने के लिए दोनों के दोनों में नीचे आना चाहिए. तो दैट्स सिंपल थिंग. नाउ कम्स दी एंटरप्राइजेस. एंटरप्राइजेस क्या है मेरा, क्योंकि हम अभी तक पढ़े ना माइक्रो एंटरप्राइज, मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज. तो एंटरप्राइज में इन्होंने कहा एंटरप्राइज विच चाहे कोई सा बिजनेस कंसर्न हो बाय वट एवर नेम कॉल्ड, engaged in the manufacture or production of article or things or rendering of services. तो यहाँ से क्लियर कर दिया इन्होंने कि ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटिटी जो हैं
सिर्फ वही उनको ही एप्लीकेबल है, वही सिर्फ माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मानी जाएंगी। इसको कुछ रिस्ट्रिक्टिव है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 5:30 भी हो गए तो हमें टाइम भी देखना है। नाउ कम्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट। कि सेक्शन 15 है क्या, उसमें क्या टाइम लिमिट दी हुई है। इसमें इन्होंने कहा वेयर एनी सप्लायर सप्लाई एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विसेज, buyer shall make the payment on or before the date agreed upon. If there is any agreement in writing, and if there is no agreement in writing, then the payment shall be made before the appointed date, provided कि in no case the agreed period can exceed 45 days from the day of acceptance or the deemed acceptance. यहाँ से बड़ी सारी चीजें निकल के आई, एग्रीमेंट, अपॉइंटेड डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, डीम्ड एक्सेप्टेंस। तो ये सब चीजें हैं क्या। उन्होंने कहा अगर कोई एग्रीमेंट है ऑन और बिफोर द एग्री डेट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो बिफोर अपॉइंटेड डेट। एग्रीमेंट आपका राइटिंग में होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन आता है, कई ज्यादातर क्वेश्चन आता है मेरा इनवॉइस में लिखा हुआ था नंबर ऑफ डेज की कितने पेमेंट करनी है, हमारे पीओ में लिखा हुआ था, तो क्या वो माना जाएगा। देखिए अगर आपके पास इनवॉइस में लिख करके आया है, आप एक्सेप्टेंस उसमें दे रहे हो, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक अलग से डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, बट यहाँ पे जो डेज लिखी है दैट इज वेरी बी ट्रीटेड एज योर एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में इन्होंने एक चीज स्पेसिफाई कर दी कि आपका जो टाइम पीरियड है दैट कैन नॉट एक्सीड 45 डेज एट ऑल। आपने अगर ये कहते हो जी मेरा क्रेडिट पीरियड तो हमने 60 डेज का सेटल कर लिया, बायर सेलर दोनों ने मिलके, गवर्नमेंट कहती है नहीं, आप लोग कुछ भी बोलो, हम 45 डेज ही मानेंगे मैक्सिमम। आप कहते हो 30 डेज तो ओके 30 डेज, 15 डेज तो ओके 15 डेज, बट अगर आप कहते हो 46 डेज तो नहीं, हम इसको मैक्सिमम 45 मानेंगे। तो इन एनी केस आपका एग्रीमेंट पीरियड चाहे कुछ भी हो, 45 डेज से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं है, आपको 45 डेज में ही पेमेंट करनी है। तो 4 टाइप्स ऑफ डेट्स हमारी कौन सी आई, अग्रीड अपॉन जो हमारा एग्रीमेंट के थ्रू आ रहा है। इसके अलावा 3 डेट्स और थी, अपॉइंटेड डेट, डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। अपॉइंटेड डेट क्या है, अपॉइंटेड डेट इज 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। यानी 15 डेज हमें लेना है, तो मेरा 16वां दिन हो गया, जिस दिन आया उसके 15 दिन आप ऐड करो, 16 डेज हो गया, ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज बाय बायर फ्रॉम सप्लायर। डीम्ड एक्सेप्टेंस में क्या है, डीम्ड एक्सेप्टेंस आपका जहां पे कोई, इसमें प्रोसेस क्या होता है, आप देखिए मैंने मटेरियल परचेज किया, तो या तो मैं एज इट इज एक्सेप्ट कर लूंगी उसे, या फिर मैं कोई ऑब्जेक्शन करूंगी कि तुम्हारा मटेरियल ठीक नहीं है, गलत भेज दिया, खराब है, या कोई भी इस तरह का ऑब्जेक्शन है। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मेरा डीम्ड एक्सेप्टेंस डेट मान लिया जाएगा जिस दिन मैंने गुड्स रिसीव किया। सिमिलर केस सर्विसेज के लिए भी है कि सर्विसेज जिस दिन मुझे रेंडर हो गई दैट विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया है देन 15 डेज आपका जो है वहां। अब आप ऑब्जेक्शन कितने टाइम में कर सकते हो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब ऑडिट के लिए क्लाइंट आता है, वो कहता है मैंने गुड्स लिया था, वो 6 महीने बाद मैंने कह दिया जी मेरे तो काम नहीं आ रहा, वापस ले जाओ इसे, तो दैट वोंट बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्शन एज पर द एमएसएमई एक्ट। इनका कहना है आपके पास ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 15 दिन का टाइम है, क्योंकि ये भी एक तरह से बेनिफिशियल प्रोविजन ही देने की कोशिश की गई है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को, कि ऐसा नहीं है कि कोई महीने बाद 2 महीने बाद उठ करके आ रहे हो और कह रहे जी हमें तो आपका मटेरियल पसंद नहीं आया, आप लेके जाइए। उनका कहना 15 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन देनी है तो आप 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन दे दीजिए। अगर 15 दिन के अंदर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं देते तो जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किए थे आपकी वही डेट मान ली जाएगी डीम्ड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो डे ऑफ एक्सेप्टेंस डीम्ड डेट हो गई, डीम्ड डेट के बाद एक बार डे ऑफ एक्सेप्टेंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिमिलर चीज है, अगर ऑब्जेक्शन नहीं आए तो मेरा वही डेट ऑफ डिलीवरी जिस दिन मैंने गुड्स रिसीव कर लिया था। और अगर कोई ऑब्जेक्शन करते हैं बशर्ते वो ऑब्जेक्शन 15 दिन के अंदर किया गया हो, एंड दैट टू इन राइटिंग। वर्बली फोन पे कहने से काम नहीं चलेगा, राइटिंग में होना चाहिए वो ऑब्जेक्शन क्रिएट किया हुआ। तो जिस दिन ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिया गया वहां से आप 15 दिन काउंट करेंगे, दैट विल बी योर अपॉइंटेड डेट। तो हम ये पढ़ क्यों रहे थे सारा, अपॉइंटेड डेट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और सारी चीजें,
क्यों? क्योंकि मुझे अपना जो 43B क्लॉज एच का डिसअलावेंस है वो उसी पर डिपेंड करेगा कि मेरी पेमेंट की ड्यू डेट क्या थी। तो मेरी पेमेंट की ड्यू डेट जो निकल के आएगी, ऑन दैट बेसिस मुझे देखना है कि डिसअलाउंस करना कब है। तो अब कुछ एग्जांपल्स हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमारी एजम्पशन अभी फॉर द सेक ऑफ जस्ट कन्वीनियंस हमने रखा हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं था राइटिंग में और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया गया किसी तरह का। तो लेट्स से हमारा इनवॉइस की डेट है 1 मार्च, गुड्स भी हमने 1 मार्च को रिसीव कर लिए। 1 मार्च को रिसीव कर लिए तो मेरा अपॉइंटेड डेट क्या हो गया? आप इससे 15 दिन ऐड कीजिए तो 16 मार्च इज द अपॉइंटेड डेट। पेमेंट हो जानी चाहिए 16 मार्च तक, लेकिन पेमेंट हुई कब? 25 मार्च। 43B क्लॉज एच क्या कहता है? अगर पेमेंट ड्यू डेट जो सेक्शन 15 में स्पेसिफाई की गई है अगर उसके बाद होती है, मींस देयर इज अ केस ऑफ डिलेड पेमेंट, देन आपको डिडक्शन किस साल में मिलेगी? जिस साल में आपने एक्चुअल पेमेंट की है। एक्चुअल पेमेंट कब की? यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो मुझे डिडक्शन कब मिल जाएगी? फाइनेंशियल ईयर 23-24। राइट? यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी किसी की? अगर कोई क्वेरी है तो आई कैन टेक। डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, पूजा इसमें डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन्स के बाद कौन सा वर्ड लिखा है? आप एक बार मुझे, हाँ, GRN डेट। सर GRN डेट भी नहीं, आप जब इसमें प्रोसेस क्या होता है बेसिकली, आपके पास कभी भी गुड्स रिसीव हो रहे हैं तो आप एक उसमें रिसीविंग की डेट डालते हैं अपने इनवॉइस पर कि मेरे को ये गुड्स मेरे प्रेमाइसेस पे कब आए। ठीक है, तो एक्चुअल डेट ऑफ डिलीवरी, अगर मान लीजिए आपने अपने किसी ट्रक से सामान भेजा है तो वहां पे वो भी नोट करके लाता है कि मैंने इस दिन पे डिलीवरी कर दी। ट्रांजिट टाइम, यस सर, ट्रांजिट टाइम होगा, वो भी एग्जाम्पल में भी आ जाएगा, हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में है। इफ इनवॉइस रिसीव्ड आफ्टर 45 days देन व्हाट आई डू? सर मटेरियल तो आपको मिल गया, इनवॉइस डिले का रीजन क्या है? दैट नीड टू बी सीन। क्योंकि आप देखिए कि बिना इनवॉइस के तो आप मटेरियल निकाल ही नहीं सकते फैक्ट्री से, तो दैट शुड नॉट बी द केस आइडियली, बट स्टिल इफ इट इज देन आप एक बार रीजन को भी शेयर कीजिए। सर सर्विस के केस में भी आपके पास 30 डेज का टाइम है, आपको इनवॉइस तो रेज करनी पड़ती है अगर हम GST की बात करें। और सर्विस के केस में स्पेसिफिकली इस तरह की चीजें आएंगी क्योंकि यहाँ पे कोई और एविडेंस नहीं होता हमारे पास टू प्रूव कि सर्विस रेंडर हो गई है। अगर तो बहुत प्रॉपरली बहुत सिस्टमैटिकली चल रहा है देन मेल पे चीजें मिल जाती हैं कि ये आपका सर्विस हमारा तरफ से कंप्लीट हो गया था। बट अगर कुछ नहीं है तो आप इनवॉइस की डेट को ही लेके चलेंगे। अब अगर आपके पास 45 डेज के बाद इनवॉइस आता है बट डेट ऑफ इनवॉइस पहले की है तो वो पहले से ही माना जाएगा। वो वहां पे आपको 45 डेज का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। डेट ऑफ इनवॉइस विल बी सीन एंड नॉट द रिसिप्ट डेट ऑफ इनवॉइस। वो मटेरियल के केस में है डिलीवरी डेट ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेट ऑफ इनवॉइस मेरा 1 मार्च है, 1 मार्च को ही मटेरियल भी आ गया। अगेन अपॉइंटेड डेट मेरा 16 मार्च हो गया, बट पेमेंट किया हमने 5 अप्रैल को। अब सेम अपना लगाइए, डिलेड पेमेंट है, मेरे को डिडक्शन कब मिलेगी? जब मैंने जिस साल में एक्चुअल पेमेंट की, तो एक्चुअल पेमेंट 24-25 में की है तो मेरे को डिडक्शन मिलेगी 24-25 में इसकी। ये एक्सपेंसेस विल बी अलाउड इन द ईयर 24-25। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मेरे पास डेट ऑफ इनवॉइस मेरी 1 मार्च है और मटेरियल मुझे रिसीव हुआ 20 मार्च को। अब मेरी अपॉइंटेड डेट, मैं 20 मार्च में 15 दिन ऐड करूंगी अपने, क्योंकि जब मेरे पास मटेरियल आया मैं तभी से काउंट कर सकती हूँ। आप देखिए मैं ऑब्जेक्शन कब रेज करूंगी? जब मेरे पास मटेरियल आ जाएगा तभी पता लगेगा ना कि मेरे को वो मटेरियल ठीक है, वेदर इट इज एक्सेप्टेबल टू मी और नॉट। तो आपकी डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस 20 मार्च को आया, तो 20 में मैंने 15 दिन ऐड किया, मेरे हो गए ये 4 अप्रैल। नाउ पेमेंट कब किया? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल इज ऑल्दो इट इज आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बट क्योंकि पेमेंट इज विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड, जो हमें इसकी डिडक्शन मिलेगी दैट विल बी अलाउड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 23-24।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके साथ लेते हैं। ऑन द सेम फैक्ट्स 20 तारीख को मटेरियल आया, 4th of April इज द अपॉइंटेड डेट, पेमेंट भी मैंने 4 तारीख को कर दी, बट यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया, मुझे डिडक्शन अलाउ हो रही है 24-25 में। क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए जो हमने टाइम लिमिट पढ़ी थी वहां लिखा था अगर एग्रीमेंट है देन ऑन और बिफोर द एग्रीड डेट, अगर नो एग्रीमेंट इन राइटिंग देन इट शुड बी पेड बिफोर द अपॉइंटेड डेट। अब यहाँ पे वो ऑन द अपॉइंटेड डेट पेमेंट हो रहा है, तो डिडक्शन आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी। अगर 3rd अप्रैल को करता पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 23-24, but since payment is done on 4th of April, so the deduction will be allowed in the year 24-25 financial year. ठीक है। यहाँ पेमेंट की डेट निकालने और डिसअलाउंस तक में किसी की कोई क्वेरी, और वी कैन प्रोसीड। ठीक है, प्रोसीड करते हैं। सेक्शन 16 को हम देख लेते हैं। सेक्शन 16 इंटरेस्ट की बात करता है कि हमें डेट फ्रॉम विच एंड रेट एट विच इंटरेस्ट हमें पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट रेट विल बी द 3 times द रेट नोटिफाइड बाय द बैंक, और वो भी बैंक आरबीआई हो गया, 3 times ऑफ द रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट विथ मंथली रेस्ट। ये कंपाउंडिंग होती रहेगी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी एड ऑन होता रहेगा। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी फ्रॉम पेबल फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट और एग्रीड अपॉन डेट, और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होगा एंड रिकवरी इसकी जो होगी दैट विल बी एज पर द सेक्शन 17। सेक्शन 17 में हमें ज्यादा अभी जाने की, क्योंकि टाइम भी हमारे पास 1 घंटा ही है। नाउ कम्स दी सेक्शन 23 कि ये इतना इसका इशू क्रिएट हो क्यों रहा है। इनकम टैक्स एक्ट में लिखा था, उन्होंने एमएसएमई एक्ट को रेफर किया, तो उससे क्या फर्क पड़ गया। द प्रॉब्लम इज, अभी तक आपने ध्यान दिया हो और याद होगा आप लोगों को, फॉर्म 3CD में रिपोर्टिंग होती है क्लॉज 22 में, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एडमिसिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। सेक्शन 23 बात किसकी करता है? उस इंटरेस्ट की बात करता है जो आपको माइक्रो और स्मॉल एंटिटी को पे करना होता है बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ डिलेड पेमेंट। अब इनकम टैक्स एक्ट उसको डिसअलाउ करता क्यों है? फॉर दिस रीजन, सेक्शन 23 में ओवर राइडिंग पावर दी गई है। सेक्शन 23 ऑफ एमएसएमई एक्ट कहता है इंटरेस्ट नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन ऑफ इनकम। इट स्टार्ट विथ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट को इसने कह दिया जी हम नहीं मानते, जो भी इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो देना पड़ेगा, और हम इसका आपको खर्चा भी अलाउ नहीं करेंगे। पूरी तरह से डेड लॉस होता है बायर के लिए। एंड सेक्शन 24 जो है एमएसएमई एक्ट का, वो और बाकी सेक्शंस को भी ओवरराइडिंग पावर दे देता है ऑफ एनी अदर एक्ट। इट सेज सेक्शन 15 to 23, 15 में पेमेंट की डेट हो गई, 16 में हमारी इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, 22 अभी उसको भी रीड कर लेंगे हम, डिस्क्लोजर पार्ट होता है, एंड 23 जो बात कहता है कि इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। ऑल दी सेक्शंस हैव ओवरराइडिंग पावर अपॉन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, राइट। इस नेक्स्ट आते हैं हम, डिस्क्लोजर किस किस चीजों का देना है? प्रिंसिपल का देना है एंड इंटरेस्ट का देना है। डिस्क्लोजर देना किसको है? अब देखिए हमने अभी 43B क्लॉज एच पढ़ा, वो एप्लीकेबल था फॉर ऑल द एसएससीज, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। हम मैं बायर की बात कर रही हूँ जिसका डिसअलाउंस होने वाला है, वो रजिस्टर्ड हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। डिसअलाउंस था, ऑडिट में है वो बायर या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डिसअलाउंस अगर डिलेड पेमेंट है डिसअलाउंस होगा, डिलेड पेमेंट है तो इंटरेस्ट का प्रोविजन बनेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, सब कुछ होगा। द ओनली डिफरेंस इज कि अगर ऑडिट में नहीं है वो बायर, इन दैट केस आपके डिस्क्लोजर की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 22 क्या कहता है कि वेयर द अकाउंट्स आर अंडर ऑडिट अंडर एनी लॉ, कोई सा भी लॉ हो, चाहे इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे कंपनी लॉ हो, एलएलपी एक्ट हो, या कोई और सोसाइटी का हो एक्ट, कोई किसी भी जिस एक्ट में अगर ऑडिट हो रही है, इन दैट केस दिस डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी। और इसमें बहुत डिटेल्ड डिस्क्लोजर है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। इसको एक बार गो थ्रू जस्ट कर लेते हैं हम कि प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन, यहाँ पे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा क्लोजिंग डेट पर, जो कि पे करने से अभी रह गया है, जो अनपेड है हमारा। सेकेंड डिस्क्लोजर आएगा हमारा इंटरेस्ट पेड का, कि हमने कितना इंटरेस्ट पे किया ड्यूरिंग द ईयर और कितना डिलेड पेमेंट हुआ ड्यूरिंग द ईयर।
पेमेंट हो गई है, इंटरेस्ट की भी हो गई, प्रिंसिपल और उसकी भी हो गई, सब हो गया, बट डिलेड था, तो भी डिस्क्लोजर आएगा। देन मेरा इंटरेस्ट पेएबल कितना था ऑन अमाउंट विच इज ड्यू ऑन डिलेड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर ऐसे कितने डिलेड पेमेंट हुई मेरी जिसका इंटरेस्ट अभी पेएबल है, मतलब प्रोविजन क्रिएट किया होगा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया, ठीक है। देन करंट ईयर का मेरा इंटरेस्ट अमाउंट जो अक्रू हो गया बट अभी पेमेंट नहीं किया, उसकी पेमेंट पेंडिंग आ जाएगी। एंड देन द लास्ट डिस्क्लोजर, जितने सालों से पेंडिंग चल रहा है वो सारा ईयर वाइज डिस्क्लोजर यहाँ पर आएगा जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता। तो बहुत पूरा डिटेल डिस्क्लोजर यहाँ पे देना होता है। इसके अलावा एमएसएमई के जो पेबल होते हैं वो कहाँ कहाँ पे डिस्क्लोजर उसके आते हैं, अगर हम शेड्यूल 3 की बात करें, शेड्यूल 3 जो कि कंपनी एक्ट का शेड्यूल 3 है एंड इट इज एप्लीकेबल ऑन द एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, वहां पे डिस्क्लोजर देने हैं हमें। आप देखेंगे ट्रेड पेबल का शेड्यूल होता है, ट्रेड पेबल का शेड्यूल है वो एजिंग शेड्यूल हमें देनी होती है वहां पर, वहां ये स्पेसिफिकली आपको अलग अलग देने हैं। दिस इज एज पर शेड्यूल 3 ओनली। एमएसएमई पेबल, अदर्स, डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ एमएसएमई एंड डिस्प्यूटेड ड्यूज ऑफ अदर्स। तो एमएसएमई का ड्यू भी देना है और डिस्प्यूटेड ड्यूज भी देना है, कि मेरा अगर टोटल मान लेते हैं 101 CR का ड्यूज था, उसमें से मेरा 90 लाख रुपीज तो नॉर्मल है और 10 लाख का डिस्प्यूट है, तो 10 लाख मेरा डिस्प्यूटेड ड्यूज में आ जाएगा, बाकी 90 लाख फर्स्ट वाले पार्ट में आ जाएगा। और उसकी भी एजिंग देनी है मुझे कि आउटस्टैंडिंग का पीरियड कितना है, लेस देन 1 ईयर है, 1 to 2, 2 से 3, मोर देन 3। अब आप देखिए जब आप यहाँ पे एजिंग शेड्यूल देंगे और इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं क्रिएट होगा तो वो अपने आप में एक नॉन कंप्लायंस फ्रंट पे दिखाई देगी। जब आप एजिंग शेड्यूल दे रहे हो, आप कह रहे हो मेरा 2 साल से डिले चल रहा है पेमेंट, 2 साल तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 45 डेज की अलाउड है, तो इन दैट केस आप देखिए कि आपको फ्रंट पे ही दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस यहाँ पर है। शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का देख लिया। सिमिलर फॉर्म में जो अदर देन शेड्यूल 3, इसको आप नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए बात कर सकते हैं हम इसे, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू की हुई है, गाइडेंस नोट में उन्होंने नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए फॉर्मेट प्रोवाइड किए हुए हैं, वहां पे भी उन्होंने हमें ये शेड्यूल दिया हुआ है, जहाँ पे आप ट्रेड पेबल्स के लिए बताएंगे कि टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितने थे माइक्रो स्मॉल मीडियम के, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्रेडिटर्स अदर देन माइक्रो स्मॉल मीडियम के कितने हैं। अब ये यहाँ पे वर्डिंग्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम लिखी हुई है, बट आइडियली ये माइक्रो एंड स्मॉल की होनी चाहिए, तो अगर आप माइक्रो स्मॉल ही लिख के चलते हैं शेड्यूल में देन ओके, अगर आप तीनों की लिख रहे हैं देन इट इज ऑलवेज सजेस्टेबल कि आप इसको अपने नोट्स में पूरा कंप्लीट दे दें कि माइक्रो एंड स्मॉल का कितना और मीडियम का कितना है। इसमें आइडियली यहाँ पे सिर्फ माइक्रो और स्मॉल का आना चाहिए। एंड ये 2 शेड्यूल के अलावा बाकी जो भी 5 डिस्क्लोजर हमने पढ़े थे सेक्शन 22 के, अगर आपका बायर अंडर ऑडिट है तो ये 5 डिस्क्लोजर्स भी हमारे एज ए पार्ट ऑफ नोट्स ऑन अकाउंट्स आने चाहिए, वो एप्लीकेबल है। इसके अलावा एमएसएमई के डिस्क्लोजर्स और कहाँ कहाँ पे आते हैं अगर हम देखें, अभी फॉर्म 3CD में भी रिवीजन अमेंडमेंट कर दी गई है, मार्च में अमेंडमेंट आ गई थी। पहले एक बार उन्होंने क्लॉज 26 में डाला, फॉर्म 3CD का क्लॉज 26 अगर याद करें तो उसमें आता था टू जस्ट टू रिमेम्बर, लाइक ईएसआई पीएफ आपका हो गया, जो डिलेड पेमेंट है, पिछले साल का डिसअलावेंस था इस साल पे कर दिया, या इस साल का था बट टाइमली पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है अप टू द डेट ऑफ ITR, वो वाला क्लॉज पहले 26 में डाला, देन फिर वहां पे उन्होंने दूसरी नोटिफिकेशन इशू की और इसको क्लॉज 22 में डाली इसकी रिपोर्टिंग। तो नाउ क्लॉज 22 ऑफ 3CD जो है वहां पे हमें रिपोर्टिंग करनी है, फर्स्ट रिपोर्टिंग जो अभी तक करते आ रहे थे इंटरेस्ट इनएडमिसिबल की, एंड सेकंड जो वहां पे रिपोर्टिंग ऐड हुई है मेरी वो हुई है एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 43B क्लॉज H, इसका भी मुझे अमाउंट इस क्लॉज 22 ऑफ फॉर्म 3CD में रिपोर्ट करना है। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, कंपनीज के लिए एमएसएमई फॉर्म 1 भी एप्लीकेबल होता है। आई होप कि आप लोग भी फाइल कर रहे होंगे इसको, जो कि हाफ ईयरली रिक्वायरमेंट होती है, हाफ ईयरली अपना जाता है, ये 30 अप्रैल और 31 अक्टूबर तक का, पेनल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं अगर आपने नहीं दिए तो।
अभी रिसेंटली डिसीजन भी आया था, आई थिंक एनसीएलटी का था डिसीजन, जहाँ पे उन्होंने एक कंपनी पे नॉन फाइलिंग ऑफ एमएसएमई एंड लेट फाइलिंग ऑफ एमएसएमई की पेनल्टी लगाई है। अगर आप नॉर्मली फाइल कर रहे हैं तो कोई फीस फॉर फाइलिंग ऑफ एमएसएमई फॉर्म नहीं है, बट आपने फाइल नहीं की या लेट की तो उसके पेनल प्रोविजंस हैं, तो इट शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ। तो जब आप अपना टैक्स ऑडिट फॉर्म टैक्स ऑडिट फाइल कर रहे हैं तब भी आप एक बार एमएसएमई फॉर्म 1 से चेक कर लें कि वहां कुछ और 3CD में कुछ और रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही। अगर बाई चांस है देन उसका भी रिकंसिलिएशन विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके ऑडिट वर्किंग पेपर में होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में बात करें, वहां भी एमएसएमई से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर्स हैं वहां अपडेट्स आ गए हैं। वहाँ ITR 356 में हम देखेंगे तो डिस्क्लोजर उन्होंने 3 शेड्यूल्स में डाले हैं। पार्ट ए ऑफ अदर इंफॉर्मेशन क्लॉज 10H उन्होंने डाला, वहां पे लिखा डिसअलाउड इन द प्रीवियस ईयर एंड अलाउड इन द करंट ईयर। ऑल्दो ये भी फर्स्ट ईयर है तो इसीलिए इस वाले का 43B क्लॉज H का नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ डिसअलाउंस ही है, तो नेक्स्ट करंट ईयर में अलाउ की बात नहीं आएगी, बट मे बी नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर में अगेन ये देखने वाली बात आएगी कि वो क्लॉज 26 में अमेंडमेंट करते हैं या इसको कुछ और अलग एडिशन, इसका अलग अमेंडमेंट करते हैं। देन अदर डिस्क्लोजर इज ऑन पार्ट ए अदर इंफॉर्मेशन क्लॉज 11H, जहां पे डिसअलाउड इन द करंट ईयर अभी तक भी कर रहे थे हम, इफ द पेमेंट इज नॉट मेड एज पर सेक्शन 15 ऑफ MSMED एक्ट, ये आपका क्लॉज 22 ऑफ फॉर्म 3CD से मैच होना चाहिए। नेक्स्ट इज शेड्यूल BP में भी है, जहां पे वो इंटरेस्ट डिसअलाउड की बात करते हैं, वो भी आपका क्लॉज 22 ऑफ 3CD से मैच होना चाहिए। ITR 6 और ITR 5 की बात करें तो वहां पे वो असेसी से भी ये चीज इंफॉर्मेशन फिल करा रहे हैं कि अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन वहां पे आप लिखें कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। अब इसका एक जो थॉट प्रोसेस अगर आप देखेंगे जो चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी जगहों पर हो सकती है उतनी जगहों पर वो ये डिस्क्लोजर्स को ले रहे हैं, चाहे वो आपके कंपनी एक्ट में हो या अदर देन कंपनीज के लिए हो, वो इनकम टैक्स फॉर्म हो, वो MSME फॉर्म के थ्रू हो। इनकम टैक्स रिटर्न में भी आज वो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं, कल को जब डेटर्स क्रेडिटर्स कंफर्मेशन की बात आती है आपके असेसमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे भी ये चीज कहीं ना कहीं AO इसको लेके जाएगा। रीजन भी कि उसके पास ये इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा पैन रजिस्टर्ड है अंडर दी MSME एक्ट, और वो सीधे उस क्रेडिटर्स को सबसे पहले उठाने वाले हैं कि ठीक है ये MSME रजिस्टर्ड है, आपने इसकी पेमेंट की या नहीं की। तो हो सकता है ये उस पाथ पे चल रहे हो। अब हम कुछ FAQs कर लेते हैं एंड आई होप कि इससे कुछ क्लैरिटी और आ जाएगी। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू होम इट इज एप्लीकेबल। तो ये एप्लीकेबल है ऑन एनी सम पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल। मीडियम के लिए नहीं है कोई डिसअलावेंस, सिर्फ माइक्रो स्मॉल का अगर डिलेड पेमेंट है या नॉन पेमेंट है आपका वहां पे डिसअलावेंस है। क्या ये ट्रेडर्स जो रजिस्टर्ड है MSME में उन पे एप्लीकेबल है? द आंसर इज उनके लिए, नॉट उन पे, उनके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप दो चीज देखें कि वो किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडर कौन है, सप्लायर है क्या बायर है। अगर बायर है तो बायर के स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सप्लायर का स्टेटस चेक होना है कि सप्लायर क्या है। बायर को तो कंप्लायंस करनी ही करनी है, उसको देखना से जो पेमेंट करनी है जिसे, वो पर्सन क्या है, वो रजिस्टर्ड एज ए ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो अकॉर्डिंगली देखेंगे। एंड सप्लायर अगर ट्रेडर है तो ट्रेडर के लिए कोई डिसअलावेंस नहीं है ट्रेडर के केस में। स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है MSME एक्ट में जहां पे उन्होंने कहा कि जो ट्रेडर को रजिस्ट्रेशन अलाउ कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड नॉट फॉर एनी अदर बेनिफिट। और वहां पे उन्होंने डिलेड पेमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा ये भी स्पेसिफिक किया हुआ नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो अगर आपने किसी ट्रेडर से परचेज किए हैं कोई गुड्स और उसकी पेमेंट में कोई डिले हो रही है, देन सो फार एज 43B क्लॉज H इज कंसर्न देयर इज नो डिसअलावेंस। द नेक्स्ट इज क्या ओपनिंग बैलेंस पे एप्लीकेबल है? फॉर एग्जाम्पल कि 31 मार्च 23 को कोई ओपनिंग बैलेंस था और वो अभी भी मेरा एज इट इज आउटस्टैंडिंग है, तो फ्रेंड्स अगेन हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 43B क्लॉज H के रिगार्डिंग, हम उस पर नहीं जा रहे वो जेन्यून है नहीं है,
क्योंकि बीइंग एन ऑडिटर ये चीज तो आपको चेक करनी पड़ेगी कि क्या आप उसकी जेन्युइनिटी प्रूफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ओपनिंग बैलेंस पे 43B क्लॉज एच इज नॉट एप्लीकेबल। अब ध्यान करें 43B एच में था विच इज अदरवाइज अलाउड एज डिडक्शन, वो वाले एक्सपेंडिचर हमने करंट ईयर में उसका कोई एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं किया, सो देर इज नो डिसअलाउंस। बट यस द ओनर्स टू प्रूव दैट विल बी ऑन द बायर ओनली। बायर मीन्स यहाँ पे असेसी हो गया, क्योंकि आप अगर उसको प्रूव कर पा रहे हो कि जी ये जो पेमेंट मैंने किया है ये करंट ईयर का पेमेंट है, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का नहीं है, देन ओनली यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। तो आप डिपार्टमेंट को भी छोड़िए, आप पहले देखिए आप बीइंग एन ऑडिटर क्या आप उस चीज के लिए सेटिस्फाइड हो रहे हो। से कई बार क्वेश्चन ये आता है कि मेरा 50 लाख का आउटस्टैंडिंग था और वो ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल परचेज होता गया, कभी 10,000 कभी 20,000 कभी 25,000, बट जो पेमेंट हो रही दैट पेमेंट इज ऑन लमसम बेसिस, लाइक 5 लाख हो गया या बिल टू बिल नहीं हो रहा। उस केस में एज एन ऑडिटर बात करें या डिपार्टमेंट साइड से बात करें तो वो हमेशा फीफो मेथड लगाने का वहां पे रहेगा कि जो पुराना आउटस्टैंडिंग था पहले आपने उसका पेमेंट किया होगा, तो दैट नीड टू बी प्रूव कि आपने पेमेंट किस पार्ट का किया है। अगर प्रूफ कर देते हैं ओपनिंग बैलेंस का पेमेंट किए देन देयर विल नॉट बी एनी डिसअलाउंस। What if there is a default of TDS, whether there will be double disallowance? Obviously double disallowance नहीं होगा कि मेरा अगर 43B क्लॉज एच में वो ऑलरेडी 100% मेरा डिसअलाउड है तो आपके पास अब और कुछ डिसअलाउ करने के लिए नहीं बचा। देन 40 अदर रीजन 43B starts with notwithstanding anything contained in any other provision of the act, and the TDS default का सेक्शन है आपका 40A क्लॉज आई है, दैट स्टार्ट्स विद notwithstanding anything, वो बात करता है अप टू 30 to 38। सो ऑब्वियसली 43B आपका प्रिवेल करेगा ओवर द अदर सेक्शन ऑफ डिसअलाउंस, so there will be disallowance under 43B clause H only in this case and no disallowance under this because of TDS default। असेसी इन डिफॉल्ट होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग प्रोविजन आएगा, उस पर भी हम आज बात नहीं कर रहे हैं। देन व्हाट वुड बी द सम पेएबल इफ द पेयर हैज डिडक्टेड टीडीएस। मान लेते हैं कि सर्विस का केस था और 1 लाख की पेमेंट थी, 10,000 रुपीज टीडीएस कर दिया एंड 90,000 का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है, तो disallowance will be only on the 90,000 part and not on the 10,000 because 10,000 आपने TDS कर दिया, उसको क्रेडिट मिल गया, and as per section 198 this TDS will be treated as his income only, तो ये आपका पेड माना जाएगा। there won't be any disallowance of this 10,000 part। whether it is applicable, if no audit applicable to the assessee buyer, तो एप्लीकेबल रहेगा, सिर्फ डिस्क्लोजर का डिफरेंस आएगा कि डिस्क्लोजर मैंडेटरी नहीं है। अगर प्रिजम्पटिव टैक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर प्रिजम्पटिव बेसिस पे इसका टैक्सेशन ऑफर किया इसने, तो अगर प्रिजम्पटिव बेसिस ले रहा है 44 AD ADA देन इट इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल, कोई डिसअलाउंस नहीं होगा 43B का। कैपिटल गुड्स के केस में हम देखेंगे, कैपिटल गुड्स के केसेस में भी कोई डिसअलाउंस नहीं होगा हमारे 43B क्लॉज H का। अगर जो सम पेबल लेट्स से जो 1,18,000 का सम पेबल आउटस्टैंडिंग है मेरा, उसमें से 18,000 GST एंड 1 लाख इज माय प्रिंसिपल अमाउंट, देन द डिसअलाउंस विल बी ऑफ द 1 लाख ओनली, सब्जेक्ट टू कि उसने एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया हो, जहां पे हम GST को अलग अकाउंट में पार्क करते हैं, उसका इनपुट क्रेडिट लेते हैं एंड नेट अमाउंट ऑफ GST पे करते हैं। उस केस में सिर्फ 1 लाख जो मैंने एज ए परचेज या एज एन एक्सपेंस क्लेम किया हुआ है सिर्फ वही डिसअलाउंस होगा। अगर एसएससी कैश मेथड पे अकाउंट बुक रख रहा है आपने, देन ऑब्वियसली देयर इज नो आउटस्टैंडिंग, तो नो डिसअलाउंस। हाउ टू चेक वेदर एंटिटी इज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपने जितने भी सप्लायर्स हैं उनसे लेटेस्ट सर्टिफिकेट लीजिए। लेटेस्ट सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन अपडेटेड होकर के आती है। अगर आपके पास उसका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप वेबसाइट पर जा सकते हैं udyamregistration.gov.in पे, वहां पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप उसका नंबर डाल के वेरीफाई करने जाएंगे आपको वहां पे कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑल्सो। if in MSME उद्यम सर्टिफिकेट क्लासिफिकेशन year not updated, that is 24-25 not coming, then buyer MSME or not। सर अगर आप
अब चेक करोगे तो अब ये 24-25 का अपडेट होकर के आ रहा है। मैंने भी चेक किया था अपने कुछ केसेस में, तो वहाँ अपडेटेड इंफॉर्मेशन अब आ रही है, और वहाँ पे क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया भी लिख के आ रहा है। एंड क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जो हमने इनिशियली बात की थी कि 1 साल का वहाँ पे रहेगा, कि 1 साल अपने पुराने में प्रिवेल करेगा, उसी तरीके से आ रहा है उसमें, कि अगर पहले वो माइक्रो था तो 1 साल तक माइक्रो में, उसके बाद ही चेंज किया इन्होंने। इज देयर एनी ऑप्शन टू कैंसिल और सरेंडर? यस, देयर इज ऑप्शन, कर सकते हैं ऐसा। जब ये अभी भी काफी हो रहा है कि बहुत सारे केसेस में एमएसएमईज जो हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है, रीजन भी कि उनसे मटेरियल वगैरह परचेज नहीं किए जा रहे थे, या जो उनके बायर थे, बड़े बायर थे, उन्होंने उनको यही कहा कि जी हम, आप अगर इसको फोरगो करते हो देन ओनली वी विल टेक मटेरियल फ्रॉम यू। तो कईयों ने कैंसिल भी किया है, वहां पे नुकसान भी है, बिकॉज और बहुत सारे बेनिफिट होते हैं एमएसएमईज को, स्कीम्स बहुत सारे होते हैं गवर्नमेंट की, बट वो अब उनको अवेल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए। यस, एमएसएमई एक्ट हमेशा राइटिंग पे प्रेफर करता है, एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, ऑब्जेक्शन राइटिंग में होना चाहिए। इज इट रिन्यूड एनुअली? श्रुति जी, एनुअली ये होता है, बट इसमें एक चीज और भी है, अगर आप एमएसएमई की साइट पे चेक करेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ भी है इस चीज को कि देर इज नो नीड टू रिन्यू इट एनुअली, क्योंकि वो ऑटोमेटिक डेटा फेच करते हैं। अगर आपकी अपनी तरफ से कोई अमेंडमेंट है देन आप किसी भी टाइम पे करवा सकते हो, बट जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो वो आईटीआर और जीएसटी रिटर्न्स और दूसरे इनपुट सोर्सेज जो गवर्नमेंट के पास है, ये उन पर बेस्ड आपका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया अपडेट करते हैं। तो फॉर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इशू रिन्यूअल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम रजिस्ट्रेशन स्टेटस इज टू बी चेक? तो ये मेरी ओपिनियन है कि इट शुड बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं हमने तब डिसाइड किया था कि हम इसके साथ क्यों एंटर हो रहे हैं, एंड हम अवेयर थे दैट इट्स अ माइक्रो और स्मॉल एंटिटी, और तभी मेरा पेमेंट का टर्म्स वहां पर आ गया था कि इट कैन नॉट एक्सीड 45 डेज इन एनी कंडीशन। एग्रीमेंट अगर किया तो वो पीरियड, नहीं किया तो 15 डेज। whether it is applicable on provision of expenses booked on year end? यहाँ पे भी डुअल ओपिनियन आती हैं। एक ओपिनियन बनती है जो एमएसएमई एक्ट का लैंग्वेज है, वहां पे लिखा हुआ है सर्विसेज रेंडर्ड। एग्जाम्पल मेरा ऑडिट फीस का ले लीजिए, कि हमने ऑडिट फीस का प्रोविजन करा दिया, अब वहां पे सर्विसेज रेंडर नहीं हुई, तो एक ओपिनियन बनती है कि अनलेस की सर्विसेज रेंडर्ड, तो हाउ कैन देयर बी एनी डिसअलावेंस, क्योंकि उसमें तो मेरा डेट ऑफ अपॉइंटेड डेट ही नहीं आया निकल करके। दूसरा इसमें जो व्यू आता है वो ये आता है कि आपने उसका एक्सपेंसेस अपने यहाँ प्रोविजन बुक किया, इट वाज, दिस लाइबिलिटी वाज वेरी मच सर्टेन एट द टाइम ऑफ बुकिंग इटसेल्फ। आपने उसका टीडीएस बुक किया है, आपको पर्सन पता है कि किसको देना है, तो एवरीथिंग इज सर्टेन, तो आपका डिसअलावेंस यहाँ पे आना चाहिए। अब दिस इज टू बी सीन कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन आ जाता है डिपार्टमेंट की साइड से, वेल एंड गुड, एंड होपफुली कुछ ना कुछ इसमें आ जाएगा क्लैरिफिकेशन। whether buyer is under any obligation to obtain MSME status? वंश जी, आप अलग से मुझे कांटेक्ट कर लेना, अभी लास्ट में मैं दूंगी तो हम एमएसएमई फॉर्म का भी डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अभी ऑलरेडी टाइम एक्सीड कर चुके हैं, तो पहले इसको फटाफट से फिनिश कर लेते हैं। मैं सेशन क्लोज होने से पहले यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी, तो वी कैन डिस्कस ऑफलाइन। बायर अंडर, लीगली बायर कोई ऐसा अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है, बट प्रैक्टिकली एंड हैविंग रिगार्ड टू अदर सिनेरियोज बायर को केवाईसी पूरी ऑब्टेन करनी होती है जिसके साथ भी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है, एंड जो कंप्लायंसेस बायर के ऊपर एप्लीकेबल हैं उसको कंप्लाई विद करने के लिए बायर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन द एमएसएमई स्टेटस आल्सो ऑफ द सप्लायर। उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि उसने एमएसएमई उसका स्टेटस मांगा था, नहीं मिला देन वो अपनी कॉल ले सकता है, बट उसके पास एविडेंस होना चाहिए दैट ही हैज आस्क्ड फॉर द एमएसएमई स्टेटस आल्सो। Buyer registration, we have discussed it. What if there is a written agreement?
कई बार क्या होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट होता है बट पेमेंट का कोई क्लॉज नहीं होता। अगर पेमेंट का कोई क्लॉज नहीं है तो इट विल बी डीम्ड एज देयर इज नो एग्रीमेंट सो फार एज पेमेंट टर्म्स आर कंसर्न, एंड इन दैट केस 15 डेज काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हमने। वेदर डिस्प्यूटेड पेबल्स आर आल्सो कवर्ड, तो इसमें भी जो ओपिनियन बनती है, डिस्प्यूटेड ड्यूज हैं बट आपके ये बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, बैलेंस शीट में दिख रहे हैं तो आपको पेमेंट भी करनी है, कि टिल दैट टाइम इट इज योर लाइबिलिटी, तो डिसअलाउंस शुड बी देयर। बट द अदर व्यू कैन बी कि वो है ही मेरे डिस्प्यूटेड ड्यूज एंड मुझे पेमेंट करना ही नहीं है। तो अगर अभी अगेन इस पे कोई क्लैरिफिकेशन अभी फिलहाल नहीं है, एंड इसमें एक चीज अभी इसी वक्त में ऐड कर लेते हैं, अभी इंस्टीट्यूट का जो गाइड, इसमें इम्प्लीमेंटेशन गाइड भी अंडर प्रोसेस है ऑन दिस 43B क्लॉज एच, तो होपफुली वो भी जल्दी ही आ जाएगा हमारे इस पे पोर्टल पे, तो उसको भी रेफर कर लेंगे एंड होपफुली कि उसमें इन चीजों को लेकर के डिस्कशन हो एंड हमारे लिए प्रॉपर गाइडेंस हो कि हमें क्या करना चाहिए, so that ki we are on the same safer side. रिटेंशन मनी अगर रखी जा रही है उसमें क्या किया जाए, तो रिटेंशन मनी के लिए एक आता है ये कि यहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि रिटेंशन मनी जो होती है ये कोई लीगल थिंग नहीं है, इट्स अ जनरल ट्रेड प्रैक्टिस टू रिटेन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट, कि अब फ्यूचर में अगर कोई इश्यू हुआ then we will deduct it from the payment of the supplier। तो कोई लीगल इशू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ट्रेड प्रैक्टिस बना रखी है कि हमें रिटेंशन मनी रखना है। देन उसके आगे हम बढ़ते हैं, एक इनका सीबीडीटी का सर्कुलर था दैट वाज रिगार्डिंग आईसीडीएस इश्यूज, नॉट ऑफ दिस 43B क्लॉज एच, बट जो आईसीडीएस के इशू को क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर लाए थे वहां पे उन्होंने कहा था रिटेंशन मनी बीइंग पार्ट ऑफ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू shall be recognized as revenue subject to reasonable certainty of its ultimate collection। तो ऑन दैट बेसिस हम ये ओपिनियन ले सकते हैं कि यहाँ पे भी रिटेंशन मनी डिसअलाउंस में कवर होगा। कंपोजिट वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कंपोजिट वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप में एक लिटिगेटिव इशू है, और इसमें जो मेजर ओपिनियन यही है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एमएसएमई का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता, कि वर्क कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट एलिजिबल फॉर द एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, एंड जब तक कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है 43B क्लॉज एच विद डिसअलाउंस के लिए कोई इशू है ही नहीं, बिकॉज रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर इज मैंडेटरी। इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एमएसएमई एक्ट में बाहर की हुई है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कंपोजिट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे कहीं ना कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी भी इंक्लूड हो जाती है, बहुत सारी कोर्ट रूलिंग में भी आया है that if it cannot be dismantled without substantial damage then it will be treated as immovable। तो सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नीड टू बी सीन कि वहां पे क्या मानेंगे इसको, गुड्स सर्विसेज, तो ये अपने आप में थोड़ा लिटिगेटिव इशू है एंड मोर क्लैरिफिकेशन इज नीडेड ऑन दिस ऑल्सो। बट एज ऑफ नाउ अगर बात करें तो जहाँ पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है वहां पे डिसअलाउ नहीं करके चल रहे। एंड अदर एक एग्जांपल आता है एलसी, अगर एलसी लेकर के बायर को सप्लायर को पेमेंट कर दी गई है, तो यहाँ पे अपनी बुक्स में देख लेंगे हमारी बुक्स में आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग मेरा क्रेडिटर्स है या बैंक है, एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन विल बी टेकन। इंटरेस्ट ऑन मोबिलाइजेशन एडवांस, कई बार बायर जो है कुछ एडवांस भी पेमेंट कर देते हैं कि अपना ऑर्डर फुलफिल हो जाए, और कुछ इंटरेस्ट भी उसमें देते हैं। तो मेरे मेरे व्यू में अगर हम बात करते हैं, दिस इज नॉट फॉर द गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज रेंडर बट फाइनेंशियल असिस्टेंस है, तो डिसअलाउंस होना नहीं चाहिए, एंड फर्दर जो बुक्स में भी एज एन इंटरेस्ट ऑन लोन ही शो किया जाएगा। इनफॉर्मल एंटरप्राइज छोड़ देते हैं, इसका भी कोई ज्यादा यूज नहीं है। एक ये काफी इस तरह से लोगों ने करने की कोशिश की है कि उन्होंने चेक पेड दिखा दिया है कि हमने जो 31 मार्च को चेक पे कर दिया, अब वो चेक क्लियर हुआ नहीं हुआ वो नहीं देख रहे, तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है बीइंग एन ऑडिटर। अगर चेक इशू किया गया है तो अल्टीमेटली वही चेक क्लियर होना चाहिए,
फाइनल पेमेंट के लिए। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें, वहां पे क्लियर कट है कि देयर शुड बी इनफ बैलेंस इन द बैंक अकाउंट ऑफ द पेयर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ चेक। अगर मान लीजिए 31 मार्च को उसने चेक इशू कर दिया 1 लाख रुपए का और उसके बैंक अकाउंट में है ही 50,000 रुपए, देन ये एज फार एज 43B क्लॉज H इज कंसर्न, वहां पे आप इसको पेमेंट पेड मान के ना चलिए, एंड दिस अलाउंस शुड बी देयर। इसके अलावा कारों की रिपोर्टिंग में अगर हम देखें तो सम पेबल टू माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं है, तो वहां पे इसको एज ए स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं दिखाना है। अगर आप ध्यान करेंगे कारों की रिपोर्टिंग में हम कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज का लिखते हैं, तो वहां पे इससे रिलेटेड रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। अब एक इशू आता है कि हम नहीं करते डिसअलाउंस, तो उससे क्या होगा। बाकी चीजों को छोड़ देते हैं कि क्या पेनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑडिटर पे आएंगे, कौन ऑडिटर पे एक्शन लेगा, एंटिटी पे क्या होगा। एक सबसे बेसिक चीज, अगर केस असेसमेंट में आ गया और एओ ने डिसअलाउ कर दिया उस एक्सपेंडिचर को, देन क्या होगा। सब्सिक्वेंट ईयर में आप अलाउ होगा क्योंकि आप पेमेंट कर चुके होंगे सब्सिक्वेंट ईयर में, बट अलाउ होने के बाद आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। रीजन भी कि अपडेटेड आईटीआर अलाउ नहीं होगी आपको भरने के लिए, आपका की इनकम कम हो रही होगी, टैक्सेबल इनकम। 154 एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा होगा, टाइम लिमिट टू रिवाइज द रिटर्न एक्सपायर हो चुकी होगी, तो कोर्स ऑफ एक्शन देखने पड़ेंगे कि आप 264 रिवीजन में जाएंगे या कंडोनेशन ऑफ डिले में जाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक विशियस सर्कल बन जाएगा अगर चीजें ठीक से नहीं की जा रही हैं। इसको छोड़ देते हैं, अमेंडमेंट के रिपर्कशंस हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन तो यही है कि एटलीस्ट जो बजट लेकर के आए हैं उसमें कुछ ये एक्सटेंड कर दें टाइम पीरियड, एक कुछ टाइम लिमिट दे दें कि अगर मेरी मार्च की इनवॉइस है तो उसकी पेमेंट के लिए वो 15 डेज 45 डेज के लिए कुछ एक कट ऑफ दे दे 30 जून तक का, या फिर प्रोवाइजो से इसको ना हटाएं और आईटीआर ड्यू डेट तक का टाइम। तो लेट्स सी कि क्या है। हमारे जो आईसीआई से प्री बजट मेमोरेंडम गया है उसमें भी उन्होंने रिलैक्सेशंस या क्लैरिफिकेशंस की डिमांड की है उनसे। डेफरमेंट या पोस्टपोनमेंट या रिमूवल ऑफ दिस क्लॉज की बात नहीं है, कुछ रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ पेमेंट की बात की है कि मार्च के इनवॉइसेस के लिए कुछ हमें टाइम वहां पे एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। सजेस्टेड डॉक्यूमेंटेशन क्या हो सकती है बायर के लिए, कि डिक्लेरेशन आप लें उनसे, उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट ले, उद्यम रजिस्ट्रेशन आने के साथ ही आप उसको पोर्टल पे वेरीफाई करें और वेरीफाई करके उसका एक पीडीएफ भी अपने उसमें एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आप रख लें। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑडिटर की ही रहती है, तो आप अपने कंफर्मेशन जहां तक पॉसिबल है थर्ड पार्टी से भी लें। ट्रेड पेबल्स के केस में हम बात कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट का प्रोविजन बनाया गया है या जो इंटरेस्ट पे किया गया है उसको वेरीफाई करें कि वो करेक्ट है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, पेमेंट नहीं है, देन अकॉर्डिंगली वो ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन आना चाहिए। देन एक ये फील्ड्स हैं जो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में बना के रख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट डिटेल आ जाएगी कि आपके क्रेडिटर्स का स्टेटस, जो भी आपके क्लाइंट हैं उसके ट्रेड पेबल्स का स्टेटस क्या है, क्या एप्लीकेबल हो रहा है, डिसअलाउंस हो रही है या नहीं हो रही। तो दैट कैन बी अ गुड डॉक्यूमेंट फॉर योर ऑडिट वर्किंग पेपर्स। So with this, I end my today's deliberation, and कोई भी क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं हम यहाँ पे। We have 5 minutes to discuss the question. If supplier individual है giving service to recipient company and supplier is under GST QRMP scheme, supplier is filing GST return quarterly and not filing this, that is not filing this, company had hold GST of the supplier till GST return, is company bound to pay invoice amount, how to deal with them? सर इसमें देखिए एक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है मुझे समीर जी। जीएसटी की रिटर्न उसकी कैसे जा रही है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सो फार एज 43B क्लॉज H इज कंसर्न।
ठीक है, अब बात आती है कि उसने ड्यू टू एनी रीजन जीएसटी के अमाउंट को होल्ड कर लिया है। अगर तो उसने सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के अमाउंट को होल्ड किया है, लाइक 1 लाख रुपए प्लस 18,000 का था जीएसटी, तो उसने सिर्फ 18,000 रुपए अगर उसने होल्ड किए हैं, तो आप अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि अगर एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ अकाउंटिंग हो रहा है देन वो 18,000 रुपए वैसे भी उसके डिसअलाउंस में नहीं आ रहे, क्योंकि वो आपने एक्सपेंसेस क्लेम किया ही नहीं है। बट आप कहते हो कि जी उसने तो पूरा 1,18,000 रुपए होल्ड कर रखा है कि जब मेरे 2B में दिखाई देगा हम तभी पेमेंट करेंगे आपको, इन दैट केस आपका डिसअलाउंस होगा, सब्जेक्ट टू अदर थिंग्स कि वो डेट कितना डिले, कितना कब का पेमेंट आ रहा है। आकांक्षा जी पीपीटी शेयर हो जाएगी, सुमित जी आपको कर देंगे। मैम प्लीज कैन यू प्रोवाइड फर्दर गाइडेंस। हाँ वंशी, मैंने आपको बोला था हम ऑफ द लाइन कर लेंगे इसको डिस्कस। मेरा यहाँ पे फोन नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वी विल डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। मैं शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ, तो डिस्कस हम कर लेंगे। राकेश जी हो जाएगा, पीपीटी तो शेयर हो जाएंगी, सुमित जी इसको अपलोड कर देंगे अपने उस पे कासा के, और लिंक आप लोगों के पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच राहुल जी, राकेश जी फॉर योर अप्रिसिएशन, एंड आई होप कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ होगा इससे। थैंक यू सो मच रजनीश जी। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, मेल आईडी मैं चैट बॉक्स में टाइप कर देती हूँ। सर मेल आईडी की जगह पे व्हाट्सएप करेंगे तो दैट विल बी अ फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि मेल मेरी कई बार ऑफिस की मेल आईडी के चक्कर में ये रह जाती, दिखती नहीं है। बट स्टिल आई एम शेयरिंग माई मेल आईडी ऑल्सो। मेल आईडी मैंने कर दी है शेयर, और मैं आप लोगों को वो भी कर देती हूँ, कासा का जो हमारा ऑडिट हेल्प डेस्क है उसका लिंक। जस्ट वेट, अब पूजा आप हैं क्या अवेलेबल? बस कासा का जो ऑडिट हेल्प डेस्क है उसमें हम काफी इश्यूज को डिस्कस करते रहते हैं, और सिर्फ उसमें प्रोफेशनल इश्यूज ही डिस्कस होते हैं और कुछ नहीं होते। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे देन मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे देखने के लिए दैट लिंक। तो विद दिस आई होप और कोई क्वेरी किसी की पेंडिंग नहीं है, तो वी विल क्लोज टुडेज डिस्कशन, एंड आई थैंक्स ईच वन ऑफ यू कि आप लोगों ने सुना डेलिब्रेशन को, अप्रिशिएट किया, एंड आई होप कि आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा, एंड सम मस्ट बी सम एडिशन टू योर नॉलेज, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स ईच वन ऑफ यू। And with this, I'm closing this meeting today. Thank you.